नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। पिछले वीडियो में इस कहानी का कथासार या सारांश को समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, आप पहले जाके उसको भी देख लें। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। इसमें 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला जो प्रश्न है वो है यही सच है शीर्षक की सार्थकता, मतलब कवित्री ने इस कहानी का शीर्षक यही सच है ये क्यों रखा। वैसे ही अगला जो प्रश्न है वो है यही सच है कहानी की प्रेम संवेदना की आधुनिकता। कथासार को अगर आपने सुना है तो आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि इसमें एक आधुनिक तरह की प्रेम संवेदना को दिखाया गया है, नई तरह की मान्यताओं को सामने लाया गया है। तो किस प्रकार से इसको समझेंगे। और अंत का जो प्रश्न है वो इस कहानी की जो नायिका है दीपा, तो उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझेंगे। तो पहला प्रश्न है वो है कि यही सच है शीर्षक की सार्थकता प्रतिपादित कीजिए। तो मन्नू भंडारी की कहानी का शीर्षक यही सच है मूल रूप से अर्थपूर्ण और एक प्रकार की नई जीवन दृष्टि का बोधक है, जिसमें इस कहानी की मुख्य नायिका दीपा अलग अलग शहरों में अपने प्रवास के दौरान 2 भिन्न युवकों से प्रेम करती है। नाम जान लेना जरूरी है। कोलकाता में ये निशीथ नामक लड़के से प्रेम करती थी, वही कानपुर में ये संजय नामक लड़के से प्रेम करती है। वह यह चाहने लगती है कि निशीथ उससे यह कह दे कि वह उससे अब भी प्यार करता है, और इसके साथ ही वो पटना में निशीथ के साथ बिताए हुए जीवन के कुछ सुखद क्षणों को अपने अंतर्मन से याद करती है। और रात में जब संजय को याद करते हुए सोने के लिए उद्यत होती है तो वह यह मानने लगती है कि निशीथ के साथ उसका प्रथम आकर्षण ही उसके प्रेम का पहला सच था, क्योंकि वास्तव में प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है तथा इसके बाद किया गया प्रेम तो अपने को भूलने का या फिर स्वयं को भरमाने का प्रयास मात्र होता है। अपनी इसी भावना को साथ लेकर जब वो कलकत्ता से वापस लौट रही होती है, तब गाड़ी में के चलते समय निशीथ के हाथ का बिल्कुल हल्का सा स्पर्श पाकर वह स्वयं को धन्य मानती है। लेकिन कानपुर आ जाने के बाद पुनः इसी दीपा का मन फिर से परिवर्तित हो जाता है और तब उसे निशीथ की उदासीनता खलने लगती है। अपनी नियुक्ति की सूचना के लिए निशीथ के भावपूर्ण पत्र की आस लगाई बैठी दीपा को जब उसकी मित्र ईरा का पत्र और बाद में अत्यंत ठंडे भाव से लिखा हुआ निशीथ का पत्र प्राप्त होता है, तब वो फिर से कल्पना लोक के स्वर्ग से छिटककर यथार्थ की जमीन पर आ जाती है, जहाँ पर ढेर सारे रजनीगंधा के फूलों के साथ उपस्थित संजय के चुंबन का स्पर्श महसूस करती हुई वह पुनः यह सोचने लगती है, और मुझे लगता है कि यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वो सब झूठा था, मिथ्या था, भ्रम था। अर्थात वो निशीथ का इंतजार तो करती है, लेकिन जब दीपा को लगता है कि निशीथ अब क्या है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ले नहीं रहा है, और फिर से जब क्या है संजय आ जाता है तो वो फिर से वो निशीथ को भूल जाती है और वो क्या है संजय को ही सच मान लेती है। तो इस तरह से मन्नू भंडारी ने अपनी सधी हुई कला दृष्टि से यही सच है कहानी को अर्थवत्ता प्रदान की है। यहाँ पर वस्तुतः उपलब्ध क्षण को ही
जी लेने की भावना से उपजने वाले उस क्षणवादी दर्शन की भी मुख्य अभिव्यक्ति है, जो प्राय आज को कल पर टालने या कल को ही सदैव याद करते रहने की प्रकृति का सशक्त विरोध करता है। अतः यही इस कहानी की मुख्य सार्थकता भी है। तो इस प्रकार यही सच है कहानी का जो शीर्षक है इस कहानी के लिए एकदम सटीक बैठता है। अगले प्रश्न की बात करें तो यही सच है कि प्रेम संवेदना की आधुनिकता पर प्रकाश डालिए, है ना। अर्थात जो ट्रेडिशनल जो प्रेम कहानियाँ हैं, ये कहानी उससे किस प्रकार से अलग है और इसमें क्या आधुनिकताएं दिखाई गई है। तो यही सच है कहानी नई प्रेम संवेदना को अभिव्यक्त करती हुई एक ऐसी कहानी है जो उसने कहा था तथा आकाशदीप जैसी कहानियों में विद्यमान मान मर्यादा तथा लोक लाज त्याग बलिदान कर्तव्य निष्ठा स्वच्छंद प्रेम भावना आदि विषयों से अलग हटकर प्रेम भावना को एक प्रकार से जीवन यथार्थ की ठोस भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। अगर आपने इन कहानियों को पढ़ा होगा, उसने कहा था गुलेरी की रचना और आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना, तो आप देखेंगे कि उसकी जो प्रेम कहानियां हैं वो इस कहानी से पूर्णतः अलग है। इसमें आपको जीवन यथार्थ की ठोस भावभूमि पर क्या है इस प्रेम को दिखाया गया है। आज़ादी के बाद के विकसित होने वाले प्रेम संबंधों में नए आयामों और नई जीवन स्थितियों के उत्पन्न होने से प्रेम के प्रति मनुष्य की परंपरागत तथा प्रचलित धारणा में परिवर्तन आया, जिससे आधुनिकता ने बौद्धिकता को महत्वपूर्ण मानने के साथ ही साथ स्वतंत्रता की अवधारणा ने भी भारतीय जीवनधारा में आत्मनिर्णय लेने की प्रवृत्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। भौतिकता और इसके साथ ही बढ़ती हुई स्वार्थपरता ने प्रेम को तन के सुख के साथ मिश्रित करते हुए उसके मनस्तत्व को लगभग समाप्त प्राय कर दिया, जिसका उदाहरण यही सच है कहानी की नारी पात्र दीपा है। क्योंकि जिस तरह वह संजय और निशीथ के संपर्क में आकर अलग अलग तरह से अपने प्रेम की व्याख्या करती है और दोनों के साथ बिताए हुए क्षणों को यही सच है मानकर जीती है या जीना चाहती है, वह वस्तुतः आधुनिक प्रेम संवेदना के उस सच को ही प्रतिष्ठित करती है जिसमें किसी के लिए कभी भी जगह हो सकती है, जिसमें धोखेबाज निशीथ के लिए भी और लापरवाह लेकिन हितैषी संजय के लिए भी। क्योंकि एक तरफ तो उसका मन निशीथ में बसता है, वहीं दूसरी तरफ उसका शरीर संजय का साथ पाने के लिए व्यग्र रहता है और वह खुद भी इस स्थिति से अत्यंत दुखी है। वास्तव में दीपा का प्रेम भावनात्मक न होकर स्वार्थ केंद्रित तथा यथार्थाश्रित है और यही सच है कहानी का मूल मंतव्य भी यही है। उपलब्ध क्षण के साथ ही व्यक्ति का सच जो है उसका अपना सच है। दीपा भी यह मानती है कि अब उसकी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, किंतु यह यथार्थ मुख्यतः स्वार्थ केंद्रित है। अर्थात कहा जा सकता है कि दीपा पूर्णतः क्या है, स्वार्थी है। दीपा निशीथ के प्रति जो खिंचाव महसूस करती है उसका कारण प्रेम नहीं बल्कि उसकी अपनी स्वार्थ सिद्धि है। वो एक विचित्र सी दशा में जीवन जीती है जो नकार और स्वीकार की द्वंद्वपूर्ण स्थिति इसलिए भी समाप्त नहीं हो पाती क्योंकि वह यह सोचती है कि कहीं निशीथ उसके इनकार के कारण
उसकी नौकरी को प्राप्त करने की अभिलाषा को संभव बनाने की कोशिश को न छोड़ दे। अर्थात जब वो दीपा कानपुर से कोलकाता जाती है, उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है और उसे लगता है कि निशित ही क्या है यहाँ पर उसका साथ दे सकता है, और अगर मैं निशित को नाराज़ करूँ तो कहीं वो मेरी नौकरी पाने में जो मदद आवश्यक है वो करना छोड़ ना दे, है ना। दरअसल दीपा का प्रेम भावनात्मक न होकर अवसरवादी है तथा यहाँ उसकी मानसिकता एक प्रकार की भोक्तावादी जीवन दृष्टि का, जिसमें दीपा निशित के प्रति उतने ही समय तक आकृष्ट रहती है जितनी देर तक वो उसके पास रहती है, और इसके पश्चात कानपुर पहुंचकर वो संजय के साथ चुंबित प्रतिचुंबित होने की दशा पाकर आत्मविभोर हो जाती है। अर्थात कानपुर जाकर जब संजय का साथ मिल जाता है तो फिर से वो निशित को भूल जाती है। अब जो अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, दीपा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। पिछले 2 प्रश्नों में भी दीपा की व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं तो स्पष्ट हो ही गई है, इसको भी एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो दीपा आधुनिक विचारों वाली पढ़ी लिखी एक ऐसी युवती है जिसका घर परिवार से कोई संबंध नहीं है। वो पटना की रहने वाली है। यद्यपि उसके भैया भाभी भी हैं, परंतु वे भी कभी उसकी खोज खबर नहीं लेते, और घर परिवार से एक विच्छिन्न अकेली दीपा शोध करने के लिए कानपुर आती है, और यहीं उसे संजय सहारा देता है, और फिर धीरे धीरे दोनों में आलोचना और अंतरंगता भी कायम हो जाती है। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रेम पास में बंध जाते हैं। दीपा अपने पहले प्यार निशित से धोखा खा चुकने के बाद संजय की ओर सहज ही आकर्षित होती हुई उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाने की भी अभिलाषी है। अर्थात इसके साथ ही फ्यूचर में वो शादी करना चाहती है, किंतु इसके बाद भी अक्सर निशित का प्रेम याद आता रहता है। इंटरव्यू के लिए कोलकाता जाने पर वह पुनः निशित के प्रेम के लिए आतुर हो उठती है और मन ही मन यह चाहती है कि निशित उसे अपना ले, परंतु यही दीपा कानपुर में आकर फिर संजय के प्रेम में डूब जाती है, और इस तरह दीपा पेंडुलम की तरह निशित और संजय नामक 2 युवकों के बीच डोलती हुई अंतर्द्वंद के हिचकोले खाती रहती है। दीपा के मन में निशित के प्रति यद्यपि स्वाभाविक प्रेम है तथा वो सभी पिछले समस्त कालुष्य को मिटाकर प्रेम पथ पर निशित के साथ चलना भी चाहती है, तथापि यहाँ पर भी उसके प्रेम में स्वार्थ की भावना ही प्रबल है। वो एक पढ़ी लिखी युवती है जो कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में लगातार अग्रसर है और अपने निर्णय लेने में पूर्ण सक्षम है। इसलिए वह प्रेम में घुट घुट कर मरने के बजाय यथार्थ को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारते हुए नया प्रेम पथ चुनने का पूर्ण अधिकार रखती है। निशित के प्रति उसका पुनः उमड़ने वाला प्रेम उसकी स्वार्थ पूर्ति का ही नतीजा है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि यदि निशित ने नौकरी लगने में उसकी मदद न की होती तो शायद उसे कभी वह याद भी नहीं करती, और कहानी के अंत में वो सब कुछ भूलकर संजय के साथ आलिंगनबद्ध हो जाती है। संजय के प्रति भी यद्यपि उसका प्रेम कृतज्ञता का प्रेम है, क्योंकि घर परिवार से छूटने और निशित से टूटने के बाद वह संजय के आगोश में आ जाती है तथा यही उसकी यथार्थ जीविता है और जीवन को नए सिरे से जीने का विषय भी है, और इसके कारण ही किसी भी प्रकार की नैतिकता या अनैतिकता के द्वंद्व में भी वो नहीं फंसना चाहती है। यद्यपि थोड़ी देर के लिए ही
वह संजय और निशित के व्यक्तित्व की तुलनात्मक समीक्षा अवश्य करती है, किंतु फिर भी किसी पक्ष के साथ न तो जुड़ती है और न ही कटती है। वह केवल वर्तमान देखती है और उसी का सच जीती है। वह कोई ऐसी मूल्यों को महत्व देने वाली युवती नहीं है जो किसी प्रकार के मूल्य के लिए प्रेमी को स्वीकारे या नकारे। जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है वो उसी की हो जाती है, और यही वास्तव आधुनिक विचारधारा तथा मानसिकता की देन है। तथा इसी तरह से लोग आधुनिक बनते हुए आधुनिक जीवन शैली को नए रूप में जीते हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको परीक्षा की तैयारी के लिए इन प्रश्नों को ज़रूर देख लेना चाहिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।